गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ाई किया था। तो सबसे पहले हम लोग आज सिलेबस पे आते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये एसबीटी बिहार का सिलेबस है, जो कि सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर को पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। तो इसमें हम लोग पहले मैकेनिक्स का सिलेबस को देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक कवर अप किया है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को भी आसानी होगा कि हम लोग कहाँ पर अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करने में तब मजा आएगा आगे पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया है। तो हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का खुल चुका है। तो सबसे पहला जो यूनिट था हमारा, इसमें था बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। ये हमारा बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पहला जो ये वाला चीज, ये हम लोगों ने मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में जान चुका है। अप्लाइड मैकेनिक्स को जाना, स्टैटिक्स को जाना, डायनेमिक्स, स्पेस, टाइम, मास, फ्लेक्सिबल बॉडी जिसको डिफॉर्मेबल बॉडी के नाम से जानते हैं, रिजिड बॉडी को हम लोगों ने देखा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को देखा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम लोगों ने देखा, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट को हम लोगों ने देखा। तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को आसानी रहेगा। इसमें से अभी तक हम लोगों ने बस दो चीजों को नहीं बताया है, टाइम को नहीं बताया है। ठीक है, टाइम कुछ नहीं है और स्पेस भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग का होगा तो इसमें हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स और कंपोजिशन ऑफ फोर्स। ये तीनों मिला के एक यूनिट हमारे पास बनेगा। समझ में आया बात को? यहाँ तक ये तीनों मिला के हमारे पास एक यूनिट बनेगा, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का क्लास होगा ये फोर्स पे ही होगा डिपेंड। तो हम लोगों ने, आप लोग देखे भी होंगे, लिख दिया मैंने, एक सीधा चैप्टर का नाम लिख दिया है फोर्स। तो इसके अंदर ये जो फोर्स होगा, इसके अंदर हम लोग कौन कौन चीजों को देखेंगे तो देख लो सिलेबस के अनुसार। इसके अंदर हम लोग फोर्स को देखेंगे, रिजोल्यूशन को देखेंगे और कंपोजिशन को देखेंगे। ये तीन चीजों को हम एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजों को एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। फोर्स क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, वेरिगोन्स थ्योरम क्या होता है, सभी चीजों को एक एक देखना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और उसके बाद रिजोल्यूशन कैसे करते हैं ये पहले जानना बहुत ही जरूरी। पैराग्राम्स लॉ क्या है, पॉलीगॉन ऑफ फोर्स क्या है, हर एक एक बारीकी से पूरा देखेंगे। तो मतलब आज के क्लास के बाद यूनिट मैं एक और बता दूं, चलो क्या बात न, तो देखो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक जो था हमारा, लेक्चर नंबर 1 से और 4 तक जो था वो इतना दूर का टॉपिक था। ये टॉपिक था हमारे पास। ठीक है, कौन सा टॉपिक था हमारे पास? लेक्चर नंबर 1 से 4 तक जो है, यहां तक जो हम लोगों ने बताया ये लेक्चर नंबर 1 से 4 तक था। अब लेक्चर नंबर 5 से जो शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होने वाला है। ये तीनों चीज मतलब ये लंबा क्लास चलेगा इसमें। ठीक है, और जहां तक होगा मैं बता दूंगा। तो यूनिट 1 में 1 से 4 आप लोगों को याद रखना है कि पहला पैराग्राफ का था, और लेक्चर नंबर 5 से जो शुरू करेंगे वो आगे चलते रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है फोर्स क्या है, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग जानेंगे कि ये हमारे पास फोर्स है, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ वर्ड को ध्यान देखना है। ठीक है, जैसे कि मैं इस लाइन को आपको पढ़ रहा हूं एक बार, उसके बाद मैं समझाऊंगा डिफिनेशन के साथ। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या लिखा हुआ है ये? It is defined as an external agent which produce PRODUCES or tends to produce, destroy or tends to destroy motion। ये बात को ध्यान दो, मोशन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें? It is defined as an external agent, ये एक external agent है, which produce or tends to produce, destroy tends to destroy motion।
अब इसको हम लोग समझते हैं यहां से। तो फोर्स का अगर हमको कोई डिफिनेशन पूछता है, इससे पहले 10 तक जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग सीधा डिफिनेशन बोलते थे, पुश और पुल इज ए फोर्स, बोलते थे ना, पुश और पुल इज ए फोर्स। लेकिन अब ये नहीं बोलना है, अब इससे थोड़ा अच्छा डिफिनेशन देना है, तब ना मजा आएगा इंजीनियरिंग करने में। जी हाँ, चलो। तो कहता है ये हमारे पास एक बॉडी था, ध्यान से समझना, इस बॉडी पे हम लोग क्या किए, पी फोर्स लगाए। ये क्या है, पी है, फोर्स है। तो देखो, तो कहां से लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं ना, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया बात को। तो अब डिफिनेशन पे आते हैं, इट इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल एजेंट। तो फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है, एजेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि क्या करेगा, प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय मोशन। इस बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, पहला बात प्रोड्यूस टू मोशन, दो मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। दूसरा बात टेंस टू प्रोड्यूस मोशन, टेंस टू प्रोड्यूस मोशन। तीसरा बात डिस्ट्रॉय मोशन। चौथा बात टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन, टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन। चलो, पहला जो हम लोगों ने देखा प्रोड्यूस टू मोशन, दूसरा क्या है, टेंस टू प्रोड्यूस मोशन, तीसरा क्या है, डिस्ट्रॉय मोशन, चौथा क्या है, टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन। अब बारीकी से इसको समझते हैं। पहला बात, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, इस बगल से हम लगा रहे हैं चलो फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा कि नहीं, मूव करेगा कि नहीं, हाँ करेगा। तो मान के चलो 15 न्यूटन लगाए तो ये मूव कर गया, क्या लगाए, 15 न्यूटन का जब हम लोग फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया। तो क्या हुआ, एक एक्सटर्नल एजेंट था जिसके कारण ये बॉडी क्या हुआ, प्रोड्यूस किया मोशन को, प्रोड्यूस मतलब मोशन हो गया। समझ में आया बात को यहाँ तक। तो पहला बात को क्लियर हुआ यहाँ पर समझने में। चलो, पहला बात तो क्लियर। अब मान के चलो हम 15 न्यूटन लगाए थे, तब तो ये मोशन हो गया, चलो मूव कर गया, ये यहां से आगे बढ़ गया। लेकिन अगर सोचो, इमेजिन करो, हम 15 नहीं लगा के, 15 नहीं लगा के, 15 नहीं लगा के हम लगा रहे हैं अब 14.99 न्यूटन, तो क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अब ये 15 पे जैसे पहुंचने वाला होगा, जस्ट 15 से पहुंचने से पहले जस्ट थोड़ा सा, वो क्या करेगा, मूव करने के कंडीशन में आ जाएगा। क्या बोले, एक्चुअल में वो मूव नहीं करेगा, लेकिन वो उस हालात में आ जाएगा कि अब वो मूव करने वाला है। जैसे कहते हैं ना, ट्रेन अब खुलने वाली है, तो मतलब क्या, अभी खुला तो नहीं है, लेकिन अब वो खुलने वाली है। तो मतलब यहीं पर टेंस टू प्रोड्यूस मोशन का मतलब होता है कि मोशन हुआ नहीं है, लेकिन अब जस्ट हो जाएगी। बात को समझ में आया। तो ये मोशन हुआ, होगी कैसे, कुछ ना कुछ फोर्स के कारण। वो फोर्स कौन सा है, तो एक्सटर्नल एजेंट है, और एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग कहते क्या है, तो फोर्स कहते हैं। समझ में आया बात को यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस का मतलब क्या होता है, तो उसको एक शब्द में जवाब देना है। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जगह पूछा जाता है। टेंस टू का मतलब होता है एक्चुअल में अभी हुआ नहीं है, बस होने वाली है, अभी हुआ नहीं है, होने वाली है। इसका मतलब ये समझना, मतलब क्या हो गया कि अभी जो मोशन हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट उस कंडीशन में आ गया है हमारा बॉडी कि अब थोड़ा सा भी फोर्स को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे, बहुत ही माइनर भी इंक्रीज करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर जाएगा। क्लियर है समझने में। ठीक उसी तरीका से, ठीक उसी तरीका से अगर हम लोग बात करें आगे की कि डिस्ट्रॉय द मोशन का मतलब क्या होता है, तो चलो, ये हमारे पास एक बॉडी था, ये बॉडी है, इस पे ये बॉडी जो है इधर मूव कर रहा है। समझ में आया बात को, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, किसी कारण से। अब हम यहां से एक हम फोर्स लगा दिए P,
समझ में आया बात को? P लगा दिए फोर्स, ये हमारा क्या फोर्स। तो अब ये क्या, इधर बॉडी मूव कर रही थी और अपोजिट साइड से, मतलब तुम चल रहे हो इस बगल से और अपोजिट साइड से कोई फोर्स लग जाए तो क्या होगा, तुम रुक जाओगे, तो मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो डिस्ट्रॉय द मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का खत्म हो जाना। समझ में आया बात को? मतलब क्या हुआ, सिंपल सा समझो, रेस्ट पोजीशन में आ जाना। तो फोर्स जो है सिंपल सा समझो कि मोशन में भी ला सकता है और रेस्ट में भी ला सकता है। जब आप बाइक चलाते हो, तब जब आप गियर लगाते हो तो आप लोग ज्यादा स्पीड में चलते हो, एक्सेलरेट हो जाता है, लेकिन जब ब्रेक मारते हो तो वो रुक जाता है। क्यों रुक गए, फोर्स के कारण। तो एक फोर्स जो है या तो वो मोशन करा सकता है या तो वो रोक भी सकता है। समझ में आया बात यहाँ तक? उसी तरह टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन का मतलब होता है अभी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है, मतलब रेस्ट में आया नहीं है, लेकिन अब वो वैसा कंडीशन में आ गया है कि अब वो रेस्ट हो जाएगा। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, एक फोर्स के अंदर। इसलिए मैंने जो लिखाया है, आप लोग देखे होंगे यहाँ पर मैंने बहुत सारे बात को छोड़ दिया, तो आप लोग लिख लेना। प्रोड्यूस द मोशन, टेंस टू प्रोड्यूस द मोशन, डिस्ट्रॉय द मोशन और टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन। समझ में आया बात को यहाँ तक? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अच्छे से अगर हम फोर्स का डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज ए, it is defined as an external agent, it is defined as an external agent which produce the motion। देखो हम अलग अलग करके लिखा है, प्रोड्यूस द मोशन, क्या क्या मोशन को किया, कोमा टेंस टू प्रोड्यूस द मोशन, टेंस टू प्रोड्यूस द मोशन, मतलब अभी मोशन हुआ नहीं है लेकिन उस कंडीशन में आ गया है कि वो मोशन होगा। फिर कोमा क्या लिखना है, डिस्ट्रॉय द मोशन, मतलब वो क्या किया, रेस्ट में ला दिया, इसको सिंपल सा समझना, रेस्ट में ला दिया। और टेंस टू डिस्ट्रॉय द, टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन। तो मतलब देखो यहाँ से हम लोगों ने ऊपर जो यहाँ पर देखो 3 लाइन का डिफिनेशन लिखा है, लेकिन जब हम इसको अच्छे से बनाएंगे तो देखो कितना लाइन का डिफिनेशन हो गया। तो आप लोग जल्दी से इसको क्या करो, पॉज करके पहले इसको लिख लो, क्योंकि बहुत सारी कॉपी में नहीं दिखाया हूँ, पीडीएफ में भी नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। क्या है, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस द मोशन, टेंस टू प्रोड्यूस द मोशन, डिस्ट्रॉय द मोशन, जिसको कि हम लोग रेस्ट में कहेंगे, और टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन। तो ये हमारा अभी क्या है, एक फोर्स का डिफिनेशन होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इस बात को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब किसी बॉडी पे, जब किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। जैसे देखो हम, ये बॉडी है हमारे पास, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग बल लगाएंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा। हो सकता है उसका शेप साइज चेंज हो जाए, मतलब शेप मतलब क्या था, आकार चेंज हो जाए, लेंथ बढ़ जाए, लेंथ कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो जाए। समझ में आ रहा है ना बात को? तो इसी को बोलते हैं इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव। इफेक्ट मतलब प्रभाव, कि कोई भी फोर्स लगाने के बाद क्या इफेक्ट होता है उस बॉडी पे, तो उसको जानते हैं। तो पहला हम लोगों को देखना है, आप लोगों को पता भी होगा, ज्यादा पढ़ाना भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से इसको नोट कर लो, याद कर लो। लैंग्वेज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए भी लिख के समझना पड़ेगा कि हम लिख क्या रहे हैं। तो पहला जो कह रहा है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट में चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी, इट में चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, समझो बात को। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स में सेट इन मोशन, इफ द बॉडी ऑलरेडी इन मोशन द फोर्स में एक्सेलरेटिंग। समझो बात को, जो हमारा इसका मतलब पहला का, पहला क्या था, पहले पढ़ लो। पहला में क्या बोल रहा है, इट में चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन को, गति को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, ठीक है, या एक्सलरेट भी कर सकता है, मतलब बढ़ा तो और बढ़ा सकता है,
ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, अगर हम यहाँ पर बल लगाए और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, बल जैसे लगाएंगे तो ये क्या होगा, मोशन में चले गया, मतलब क्या हुआ, गति में चले गया, गति हो गया, उसमें चलने लगा, तो क्या हुआ, मूव कर गया, मोशन में आ गया। अगर ये सोचो ये चल तो रहा था और हम फोर्स लगा दिए, तो क्या हो गया, एक्सेलरेट कर देगा, मतलब क्या हुआ, बढ़ा दिया स्पीड, स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया हमारा। जैसा कि आप लोग बाइक में देखते हो, चलते रहो लेकिन जैसे ही और गियर मारते हो तो स्पीड बढ़ता है कि नहीं, जैसे एक्सेलरेट करने के बाद। तो पहला जो इफेक्ट होता है कि कोई भी अगर हम लोग फोर्स का अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने लिखा भी है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्स क्या करेगा, मे सेट इन मोशन, उसको मोशन में ला देगा, मतलब गति में ला देगा। और अगर बॉडी जो है ऑलरेडी इन मोशन में है, मतलब मोशन में है ही वो, तो फोर्स क्या करेगा, एक्सलरेट कर देगा, उसको और बढ़ा देगा। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और इसको देखो एग्जाम में आप लोगों को लिखना भी होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, 4 नंबर का रहेगा। तो आप लोगों को सिर्फ दिमाग में रखने से नहीं, लिख के भी हैबिट करना है, क्योंकि जब लिखोगे तब ना मार्क्स देगा वहां पर। ये तो समझ गए कि आप समझ जाओगे, लेकिन लिखने का हैबिट होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ, जहां पर भी दिक्कत आए मुझे कॉल करो या व्हाट्सएप पे पूछो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट में रिटार्ड, रिटार्ड मतलब होता है स्पीड का कम होना, स्पीड का कम होना, ठीक है। जैसे मान के चलो हम मोशन में हैं, पूरा तेज चल रहे हैं, जैसे मान के चलो ये बाइक है, ये पूरा इधर तेज चल रहा है, स्पीड में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बच्चा देख लिए हम, ये क्या हमारा बच्चा है, कोई मेरा नहीं किसी और का भी बच्चा है, ठीक है, वहां पर बच्चा रखा हुआ। अब क्या करेंगे, बच्चा को देखे, अब हमको रोकना तो पड़ेगा ही, तो क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, एक ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा कि नहीं, ब्रेक लगाया मतलब फोर्स लगाया, तो फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, स्पीड कम हो गया। समझ में आया बात को? तो अगर हम लोग फोर्स लगाने के बाद अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बात को ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस अगर हम इस बगल चल रहे हैं तो हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा स्पीड को कम करने के लिए, वो इस बगल लगाना पड़ेगा। समझ में आया बात को? ध्यान से सुनो, जो ज्यादा डार्क कर रहे हैं, मोशन मेरा इस बगल था, और हमको अगर स्पीड कम करना है, रिटार्ड करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये देखो इस बगल जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, इस बगल, तभी मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्पीड कम हो जाएगा। समझ में आया? और ये सब आप डेली लाइफ में भी देखते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ से, ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है, इट में रिटार्ड द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी, द ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। समझो बात को, तीसरा पॉइंट को हम समझा रहे हैं, पहले एक बार रीड करो आप लोग। तीसरा पॉइंट को पहले आप लोग रीड करो, अच्छे से ध्यान से देखो, जब तक आप समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है वो, इट में रिटार्ड, रिटार्ड मतलब कम करना, ठीक है, स्पीड को कम करना। इट में रिटार्ड द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दस ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। समझो बात को, पढ़ लिया आप लोग आसानी से? चलो आप ध्यान से सुनना बात को, कैसे, ये और हमारा एक ऑब्जेक्ट था, 1 सेकेंड।
ध्यान से सुनो बात को। अब तीसरा पॉइंट फिर से एक बार देख लेना है, इट में रिटार्ड द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी दस ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। समझो बात को, ये हमारे पास कोई एक बॉडी था, ठीक है, समझना बात को अच्छे से। इस पे क्या है, एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का, एक फोर्स लगा 15 न्यूटन का। समझ में आया बात को। तो ये क्या हो रहा है, इधर मूव कर रहा होगा, इधर इस साइड क्या होगा, मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा। तो अब जो है हमको लाना है कौन से कंडीशन में, एक वर्ड यहाँ यूज किया गया है, पहला तो रेस्ट, और दूसरा हमको एक वर्ड और यूज किया गया है इक्विलिब्रियम। पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आप जब यूनिट 2 देखोगे तो इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो 3 नंबर का इफेक्ट था उसमें कह रहा है कि अगर हमारा कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसको रिटार्ड करते हैं तो वो हो सकता है कि वो रेस्ट पोजीशन में आ जाए, या हो सकता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब वो रेस्ट में ही आएगा एक तरीका से। इक्विलिब्रियम मतलब अब वो कुछ नहीं मूव कर सकता, ना इधर ना उधर। तो अब हमको बताना आप लोग कि ये बॉडी जब मूव कर रहा है इधर से, ये बॉडी जब मूव कर रहा है इधर, तो हम अपोजिट साइड में इस बगल कितना फोर्स लगाएंगे, जो नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम का मतलब समझो बात को, इक्विलिब्रियम का मतलब समझो क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स बराबर 0, या बोल सकते हैं नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। इसका मतलब समझाते हैं नेट फोर्स 0 क्या होता है। देखो यहां से इस बगल जितने भी फोर्स लग रहे हैं इसको मान लो प्लस, इसको मान लो प्लस, और अपोजिट साइड में जितने भी लगेंगे इसको मानना माइनस, ठीक है। तो 10 जो है प्लस लग रहा है फोर्स, इधर भी प्लस 15 लग रहा है। तो इस बगल जो ब्लू वाला जो हम लोग कलर देख रहे हैं, आप जो हम ये वाला देख रहे हैं, इस बगल हम लोग कितना फोर्स लगाए कि ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में चल जाए। कैसे पता करेंगे, तो देखो जितना भी इधर से लग रहा है उसको जोड़ लो, ठीक है, और इसको मान लो P, ठीक है। और हमको P का वैल्यू कैसे पता चलेगा, देखो 10 प्लस में चल रहा है, प्लस 15 भी प्लस में है, और P जो है क्या नेगेटिव साइड में आएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर 0। क्यों 0 हुआ सर, 0 क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब हमको चाहिए तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस का ही खेला है। जिस डायरेक्शन में मान लिए हैं प्लस, तो उस डायरेक्शन में हर फोर्स को मानो प्लस, और उसके अपोजिट साइड में क्या मानो, माइनस मानो। समझ में आया बात को यहाँ तक। जिस बगल हम लोग जैसे मान के चलो इस बगल कितना भी फोर्स लगेगा, 10 15 लग रहा है और भी फोर्स लगा दिए, सभी को मानना है प्लस, और इस बगल से जितना भी फोर्स लगेगा उसको है मानना है माइनस, और सभी को जोड़ के करना क्या है 0। अगर 0 हो जाता है तब उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मेन क्या बोलना है आप लोगों को, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखाऊंगा, मैं डिफिनेशन नहीं क्योंकि हमको नेक्स्ट जो क्लास है मतलब यूनिट 2 में पढ़ाना ही है, तो मैं एक शॉर्ट टर्म में पढ़ा देता हूँ कि आप लोग याद रखो। क्या लिखना है, अगर किसी, मैं इसका इंग्लिश में डिफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए तो वह बॉडी क्या होगा, तो वह बॉडी क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा मतलब रेस्ट में होगा। समझ में आया बात को यहाँ तक। अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जाएगा या तो रेस्ट में चल जाएगा। तो याद रहेगा बात को। तो हम लोग जब यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे P का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, P का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ कितना देगा, देखो 10 15 25 माइनस P बराबर 0। तो ये माइनस जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो P का वैल्यू कितना होगा 0, P का वैल्यू 25। तो इस वजह हम लोग 25 न्यूटन लगाए तो क्या हो जाएगा, हमारा रेस्ट पोजीशन में होगा, हो जाएगा कि नहीं। देखो इधर से 10 लगाया, 15 लगाया, फिर उधर से 25 लगा दिए, तो 0 तो होगा ही भाई। समझ में आया बात को। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन भी समझ में आया, इसको भी लिख लेना साइड में नोट में, हम पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर में अच्छे से इसको, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा चीज को याद रख के चलेगा तो आगे पढ़ने में भी तो मजा आएगा। समझ में आया बात को यहाँ तक, चलो
तो तीसरा समझ में आ गया। चौथा है हमारा इट में गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस इन ए बॉडी विच इट्स एक्ट। मतलब क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रेस, समझो बात। इट में गिव राइज इंटरनल स्ट्रेस इन ए बॉडी विच इट एक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, समझो बात को। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस, समझो बात को। ये हमारा एक बॉडी था, ठीक है, ये बॉडी था, इस पे क्या हो रहा है, पहला नंबर बॉडी है, ठीक है, पहला नंबर, इस पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी लोड नहीं लग रहा है। जब लोड नहीं लगेगा तो समझो बात को, ज्यादा आगे इस लोग पढ़ना भी है, आगे सेमेस्टर में भी स्ट्रेस के बारे में, तो अभी हम छोटा सा टर्म समझा रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। इस पे क्या हो रहा है, कोई भी लोड नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे, इस पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, अभी पहले पे। तो मान लो कोई पॉइंट ए यहाँ था, ये कौन सा पॉइंट हो गया, और ये बी हो गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये हो गया पार्टिकल हो गया। एक होता है ना मॉलिक्यूल्स, होता है कि नहीं, हर कोई भी ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल। तो ए मॉलिक्यूल्स इस पोजीशन पे था, बी मॉलिक्यूल्स इस पोजीशन पे था। समझ में आया बात को यहाँ तक, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट पे हम देखते हैं, दूसरा चीज हम समझाते हैं फिर। चलो दूसरा हम लोग यहाँ पर समझाए। एक और हमारे पास है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस पे हम लोग क्या किए, फोर्स लगाए, बल जैसे लगाए। जैसे ही हम इस पे बल लगाएंगे, मतलब क्या कि इस पे हम लोग फोर्स लगाए, फोर्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेंथ इंक्रीज करेगा कि नहीं, ये यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे जब आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या जाएगा, घिंचा जाएगा, टेंशन में चल जाएगा यहाँ पर, मतलब टेंशन में मतलब बढ़ जाएगा, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, बस इतना याद रखना आपको, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। कोई भी एग्जांपल देख लो, कपड़ा, सिंपल सा कपड़ा, जब इसे फोर्स लगाओगे तो ये क्या होता है, इसका भी लेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो अब क्या, अब हमको अब आंसर दो, दिमाग से आंसर देना, क्या ये ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल जो है इसी पोजीशन पे होगा जहां था, तो नहीं, इसका भी पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ए यहाँ है तो बी कहीं और चल जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, ए और बी का डिस्टेंस बढ़ गया हमारा। समझ में आया बात को यहाँ तक। तो क्या हुआ, इसका लेंथ बढ़ गया, कोई दिक्कत। तीसरा समझो बात को, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में भी हमारे पास सेम ही ऑब्जेक्ट है। अब फिर क्या किए, लोड हटा दिए। तीसरा में क्या किए, लोड को रिमूव कर दिए, रिमूव मतलब लोड को हटा दिए हैं। फिर जो लोड इसमें लग रहा था ना, ये पी, फिर से इसको हटा दिए, मतलब फिर से 3 से पहला कंडीशन में चले गया। तो जैसे ही 3 से पहला कंडीशन में जाएगा, ये समझ जाओ एक और बात को, पी जो लगा रहे हैं ये इलास्टिक लिमिट तक लगा रहे हैं। नाम को बस याद रखना, पढ़ाऊंगा अच्छे से आगे, क्या होता है इलास्टिक लिमिट, क्या होता है प्लास्टिक लिमिट, ये सभी चीजों आगे देखोगे, बस नाम याद रखना इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप सिंपल से समझो, स्प्रिंग देखे हो ना, स्प्रिंग को देखे होगे, जब आप घिसते हैं फिर छोड़ते हैं तो फिर अपना स्प्रिंग अपने ही पोजीशन में आ जाता है कि नहीं। या आप लोग रबर को देखो, जो बांधते हैं बालों में, उसको भी हम लोग थोड़ा सा खींचो फिर छोड़ दो, अपना ही पोजीशन पे आ जाता है। तो वह कब तक आता है, इलास्टिक लिमिट तक, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे बल का प्रयोग करेंगे तो वो फिर से अपने शेप और साइज को गेन कर लेता है। समझो बात को, इलास्टिक लिमिट, छोटे छोटे टर्म को जानना चाहिए, ये सब अच्छे से आगे पढ़ेंगे। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट पे हम जब इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाते हैं, तो जैसे हम बल लगाए पी, तो इसका क्या होगा, लेंथ इंक्रीज कर गया। लेकिन अगर हम लोग ये पी अगर इलास्टिक लिमिट तक अगर होगा, तो जैसे ही फोर्स को हटाएंगे, जैसे ही बल को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ये फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है। समझ में आया बात को यहाँ तक, इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसी पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा,
जैसे ही बल को हम लोग रिमूव करेंगे, ए और बी जो है फिर से अपने पोजीशन पे आ गया। कोई दिक्कत? तो सर क्या यहाँ इंटरनल स्पेस क्या है, ये तो समझा दिए। फिर से अपने पोजीशन पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि फोर्स कहां तक लग रहा था? इलास्टिक लिमिट तक। और जब इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगता है तो क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है फिर से अपना साइज को गेन कर लेता है। मतलब यहाँ पर पहला में अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 5 मीटर था, समझो बात को, पहला से अगर दूसरा तक 5 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 मीटर था, तो यहाँ पर मान के जो 10 मीटर हो गया, समझो बात को, फिर से वो क्या हो गया, 5 ही मीटर में आ गया। कोई दिक्कत समझने में? तो आप कुछ कुछ पॉइंट को जानते हैं इसमें, आप कुछ कुछ पॉइंट को देखो, समझो बात को। तो पहले में हमारा जो ए और बी यहीं पर था, लेकिन दूसरा में क्या हो गया, चेंज हो गया पोजीशन। तो चेंज हो गया पोजीशन तो क्या हो गया सर, तो ये जो है बी जो है अपने पोजीशन पे आना चाहेगा। समझ में आया बात को? बी जो है अपने पोजीशन की तरफ आना चाहेगा और ए जो है अपने पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। मतलब क्या हो गया सर, ये जो ए जो मॉलिक्यूल्स था वो अपना पोजीशन पे जाना चाहेगा और बी जो है अपने पोजीशन पे जाना चाहेगा। और जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो बी, ए क्या आ गया, अपने पोजीशन पे आ गया, बी अपने पोजीशन पे आ गया। बात तो यहाँ क्लियर हुआ समझने में? तो ये जो हमारा जो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स का, इस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल जो है अपना बल लगा रहा है, मॉलिक्यूल जो है अपना फोर्स लगा रहा है कि वो अपने पोजीशन पे चल जाए। ये मॉलिक्यूल जो है ये फोर्स लगा रहा है कि वो अपने पोजीशन पे चल जाए। तो मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही जो फोर्स लग रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिंग फोर्स। रेसिस्ट कर रहा है कि उसको अपने पोजीशन पे आने के लिए, मतलब उसको अपने पोजीशन पे बुला रहा है। या अपोजिंग फोर्स, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है, रेसिस्टिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो यहाँ से ये जो रेसिस्टिंग फोर्स है हमारा, और मान के चलो इसका कुछ एरिया है, तो ये जो रेसिस्टिंग फोर्स होगा जिसको F से बोलेंगे और डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, इसी को कहा जाता है स्ट्रेस। तो देखो ये आप लोगों को जो अभी सिर्फ जानना है कि ये फोर्स कहाँ है, मॉलिक्यूल्स का है, जो कहाँ लग रहा है, इंटरनल लग रहा है कि नहीं, इंटरनल मतलब अंदर में लग रहा है। ये बात तो क्लियर हुआ? इतना मत सोचो कि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, मैं पहले क्लियर कर दूं स्ट्रेस क्या होता है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन छोटे छोटे टर्म को जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो मैं सिर्फ जो ये समझा कि ए पोजीशन का जो मॉलिक्यूल्स था वो अपने पोजीशन पे आना चाहेगा, बी मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे आना चाहेगा। ये जब दोनों अपने पोजीशन में आना चाहेगा तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसको हम लोग रेसिस्टिंग फोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो इंटरनल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इंटरनल फोर्स के कारण क्या डेवलप होता है हमारे पास, इंटरनल फोर्स के कारण क्या होता है हमारे पास, एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसका फॉर्मूला होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एक और डिफरेंस इसका, एक और फॉर्मूला होता है रेसिस्टिंग फोर्स। देखो सब एक ही है, रेसिस्टिंग फोर्स बाय एरिया, और बोल सकते हैं अपोजिंग फोर्स बाय एरिया, सब एक ही चीज है। ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स को, रेसिस्टिंग फोर्स को, अपोजिंग फोर्स को, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो ये फोर्स का वैल्यू जो होता है इसी P के बराबर ही होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे उसी के बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा ना बात को? तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप ध्यान से समझना है बात को कि क्या हुआ यहाँ पर सर, इसको समझो। तो जैसे ही हम इस पे बल लगाए थे तो ये जो बल लगा, P जो फोर्स लगा हमारा, तो इसी के कारण ये इंटरनल फोर्स आया, इसी के कारण इंटरनल फोर्स आया।
और जैसे ही बल को हम हटा दिए तो देखो तो इसमें इंटरनल फोर्स है नहीं ना, बोले इसमें भी नहीं ना बताए। तो इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसको कि हम लोग इंटरनल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो कोई भी बॉडी हो जाए उसके अंदर जैसे ही हम लोग बल का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, आप अपने हेड पे थोड़े से हैंड से प्रेशर करो तो आपके माइंड में एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेस का ही बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप लोग अच्छे से समझ चुके हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा हम लोग वहां पर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से इसको नोट्स को बना लो, हर एक एक चीज को बारीकी से पढ़ो, समझने का कोशिश करो, और जहां पर भी दिक्कत आए वो हमसे कांटेक्ट करके पूछो। तो हम लोग अभी तक देख रहे हैं फोर्स जो हमारा यूनिट 1 है मैकेनिक्स का, ठीक है। यूनिट 1 में बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम है, जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर दिया है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।